नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। सो गाइज, आज से हम अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं जो कि सीटेट के लिए होंगी। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के लिए क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें हमने सबसे पहले जो प्रायोरिटी रखी है वो रखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। क्योंकि सीटेट की एक खास बात है कि वो 90% जो क्वेश्चंस हैं अपने रिपीट करता है। लगभग 90% क्वेश्चंस को क्या करता है सीटेट रिपीट करके ही डालता है। जो क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं उनमें ही थोड़ा बहुत फेरबदल होता है, वही क्वेश्चंस रिपीट होकर आते रहते हैं। तो आपके एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस बनेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के आधार पर ही बनते हैं। क्लियर है? तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जब भी आप अपनी तैयारी को करते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर लगाना है, क्योंकि अगर आपके सीडीपी के 30 क्वेश्चंस पेपर 1 की बात करें या पेपर 2 की बात करें, 30 क्वेश्चंस सीडीपी के अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी के पूछे जाते हैं, जिसमें से 30 में से ये मान लीजिए कम से कम 28 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर से ही उठाए जाते हैं। उनमें कोई फेरबदल नहीं होता, थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है, ऑप्शंस को ऊपर नीचे कर दिया जाता है, बाकी इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता है। क्लियर है? तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना पड़ेगा अगर आप 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स चाहते हैं। 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हर बार पैटर्न चेंज करके बनाए जाते हैं। पिछली बार जो क्वेश्चंस बने थे सिलेबस का थोड़ा सा डिफरेंस था, 1-2 टॉपिक से सिलेबस बास्ट हो गया था, उसके 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आए थे, बाकी तो क्वेश्चन सभी के सभी सेम ही रहते। तो चलिए समय ना गवाते हुए, ये मेरा खुद का पेपर है और इस पेपर को देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे और इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? ये आपके लिए बेनिफिट होगा, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, इनको लगाइएगा जरूर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फिजिकल डेवलपमेंट। देखिए, डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट और ग्रोथ, इस बात को आपको समझना होगा। एक होती है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, और दूसरा वर्ड होता है ग्रोथ। इन दो वर्ड को आपको थोड़ा सा समझना होगा। जब तक आप इन वर्ड्स को नहीं समझेंगे, सीटेट के अंदर पूरा का पूरा खेल वर्ड्स का है, अगर आप वर्ड्स को नहीं समझते हैं तो आपको यहां पर समस्या हो सकती है। तो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट सरकार यानी कि आपकी ग्रोथ से भी ये म्यूचुअली कनेक्टेड है, आपको ग्रोथ के बारे में भी जानना पड़ेगा। देखिए, डेवलपमेंट को हम विकास बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? विकास। क्लियर है? बच्चे का विकास, बच्चे के विकास के बारे में जीन पियाजे साहब ने बात की है, कोलबर्ग साहब ने बात की है, लेव वाइगोस्की साहब ने बात की है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ को हिंदी में बोलते हैं वृद्धि, जो कि फिजिकल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानी जाती है ग्रोथ। क्लियर है? तो इसके ऑप्शंस हैं आपके सामने, चेंज इन बॉडी साइज एंड प्रोपोर्शन, फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी सिस्टम, परस्पेचुअल एंड मोटर कैपेसिटीज, चेंजेस इन इमोशन कम्युनिकेशन। तो फिजिकल डेवलपमेंट का हिस्सा कौन सा नहीं है? निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है? देखिए, शारीरिक विकास वही फिजिकल डेवलपमेंट, इसमें कौन सा शामिल नहीं है? आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, नेगेटिव वर्ड पूछा है, नहीं है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें ऑप्शन पहला क्या है? शारीरिक आकार और अनुपात में बदलाव। देखिए, शारीरिक विकास से मतलब आपका शारीरिक आकार और अनुपात से बदलाव इसमें तो होगा जी सरकार। एक बात बताइए, 2 वर्ष का बच्चा है, 2 वर्ष का बच्चा है, वो इतना सा होगा, छोटा सा होगा अभी तो। क्लियर है? 2 वर्ष का बच्चा छोटा सा होगा। अगर हम 18 वर्ष के बालक की बात करें तो 18 वर्ष का जो बालक होगा उसकी लेंथ और हाइट ऑटोमेटिकली चेंज होंगी कि नहीं? बड़ी होंगी। मान लीजिए कि ये 5 फीट का है, 18 वर्ष का बालक कितना है? 5 फीट का, और 2 वर्ष का बालक मान लीजिए कि ये 1.5 फीट का ही है। क्लियर है? तो यहां पर हम दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं? रेशियो प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो आपका फिजिकली डेवलपमेंट से मैच करता है, तो ये तो आंसर आपका हो नहीं सकता। क्लियर? सेकंड ऑप्शन, शारीरिक प्रणाली का कार्य, फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सिस्टम। देखिए, आपका ऑर्गन सिस्टम काम करेगा कि नहीं? सेल डिवीजन काम करेगा कि नहीं? ये सारे के सारे फिजिकल डेवलपमेंट के हिस्सा होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे। फिजिकल डेवलपमेंट का आपका हिस्सा फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सिस्टम होगा, होगा कि नहीं? अगर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सिस्टम नहीं होता तो कोई बालक फिर 1.5 फीट का ही रहता, वो 5 फीट का क्यों बनता? अगर फिजिकल डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं होता फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सिस्टम। क्लियर? तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव पूछा है आपसे। थर्ड ऑप्शन क्या है? प्रतिबोधिक एवं गतिक कौशल।
परपेचुअल एंड मोटर कैपेसिटीज, देखिए मोटर कैपेसिटीज ये आपकी जरूर होंगी, फिजिकल डेवलपमेंट का हिस्सा होती है, क्योंकि जीन पियाजे साहब की बात करें, जीन पियाजे इन्होंने एक स्टेज के बारे में बात की है, जो स्टेज है 0 से 2 वर्ष की अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं इसको, सेंसरी मोटर स्टेज भी इसको कहा जाता है। तो जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है उसके अंदर तो फिजिकल डेवलपमेंट यहाँ पर बात है, क्लियर। तो यहां पर अगर बात करें संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव, जी सरकार ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही डिफरेंट है, नेगेटिव वर्ड यहां पर देखने को मिल जाएगा, और ये फिजिकल डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं होगा, क्लियर। तो आपसे पूछा था कौन सा इंक्लूड नहीं है, देखिए फिजिकल डेवलपमेंट आपके संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं हो सकता, आपके संवेग से संबंधित नहीं हो सकता, आपके इमोशंस से संबंधित नहीं हो सकता, तो यही ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन है द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के विकास का जो क्रम होता है, अब ऑप्शन है जन्म के समय निश्चित हो जाता है, पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है, एक समान है और सभी सांस्कृतिक संस्कृतियों में विकास की गति समान रहती है, पूरी तरह से अप्रत्याशित है क्योंकि यह अव्यवस्थित है। चलिए क्या होगा इसका आंसर बताइए। बच्चों के विकास का क्रम, यहां पर अगर हम बात करें, जो डेवलपमेंट द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन है, बच्चों के विकास का जो क्रम है वो हमेशा कैसा रहता है, सतत रहता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, कॉन्टिन्यूस रहता है, विकास हमेशा निरंतर रूप से चलता रहता है, विकास कॉन्टिन्यूस प्रक्रिया है एक, ये ठहराव इसके अंतर्गत नहीं होता है, ठीक। तो बच्चों के विकास का जो क्रम है जन्म के समय निश्चित हो जाता है, ऐसा कहना तो अनुचित होगा, अगर विकास का क्रम जन्म के समय ही निश्चित हो जाता तो प्रत्येक बच्चा क्या बनता, डॉक्टर ही बनता, अगर प्रत्येक बच्चा डॉक्टर बनना चाहे तो डॉक्टर ही बनता, प्रत्येक इंजीनियर बन जाता, प्रत्येक आईएएस बन जाता, तो बच्चों के विकास का क्रम क्या है, जन्म के समय निश्चित नहीं हो सकता, क्लियर। थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, सेकंड को भी छोड़ते हैं, एक समान है और सभी संस्कृतियों में विकास की गति समान रहती है, सरकार विकास की गति कभी भी समान नहीं रहती, विकास की गति समान नहीं रहती, किसकी गति समान रहती है, वृद्धि की गति समान रहती है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ग्रोथ, जो आपकी ग्रोथ है वो सबकी समान रहती है, ग्रोथ सबकी लगभग समान रहती है, लेकिन डेवलपमेंट क्या है, ये समान नहीं रहता, और वो भी इसमें बोल रहा संस्कृतियों में विकास की गति समान रहती है, ऐसा तो नहीं है, पूरी तरह से अप्रत्याशित है क्योंकि यह अव्यवस्थित है, क्या विकास अव्यवस्थित है, जी सरकार ऐसा कहना तो गलत होगा, पर सेकंड ऑप्शन क्या है आपका देख लेते हैं, पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है। एक बात बताइए, अगर एक लड़का है वो पंजाब में है, कहाँ है, पंजाब, ठीक, एक लड़का पंजाब में है और एक लड़का तमिल का है, ठीक, एक लड़का पंजाब का है, एक लड़का तमिल का है, इस बच्चे ने तमिल पंजाब में जन्म लिया तो पंजाब की लैंग्वेज सीखेगा, और इस बच्चे ने तमिल में जन्म लिया, तमिलनाडु में जन्म लिया तो तमिल लैंग्वेज सीखेगा, और कोई हिंदी वाला है मान लीजिए उत्तर प्रदेश में, तो उसने हिंदी सीखेगा, क्लियर है कि नहीं, तो पंजाब वाला पंजाब सीखेगा, तमिल वाला तमिल सीखेगा, हिंदी वाला हिंदी सीखेगा, यानी कि पर्यावरण से उचित सहायता के साथ उसे बदला जा सकता है। आप ऐसे समझ लिए, उत्तर प्रदेश का है बिल्कुल हिंदी बोलता है, उसको आप भेज दीजिए कहां पर, अमेरिका, क्या वो इंग्लिश बोलना सीख जाएगा कि नहीं, धीरे 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 उसके अंदर इंग्लिश बोलने की आदत पड़ जाएगी, तो इंग्लिश बोलना सीख जाएगा, तो पर्यावरण के साथ, पर्यावरण से उचित सहायता के साथ उसे बदला जा सकता है, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे अब, और लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। द इम्पोर्टेंट प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की प्रमुख संस्था कौन सी है, समाजीकरण की प्रमुख संस्था कौन सी है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए समाजीकरण की प्रमुख संस्था कौन सी है, देखिए दो संस्थाएं होती हैं, हम बात करते हैं प्राइमरी एजेंसी की, कौन सी, प्राइमरी, और एक होती है सेकेंडरी,
दो टाइप की एजेंसीज बोलते हैं हम, और एक होती है सेकेंडरी एजेंसी। क्लियर? प्राइमरी एजेंसी और सेकेंडरी एजेंसी। प्राइमरी एजेंसी की जब भी बात की जाएगी तो यहाँ पर आप क्या लोगे, परिवार की बात करोगे। परिवार तो जब भी वर्ड आ जाए आपका, जब भी वर्ड परिवार का आए, ये क्वेश्चन हर पेपर में रिपीट होता है और हर बार आता है। परिवार की जब भी बात आएगी तो आप उसे प्राइमरी एजेंसी के अंतर्गत ही, प्राथमिक संस्था के अंतर्गत ही रखेंगे। द्वितीयक के अंदर बात करें, बोलते हैं इसको, तो द्वितीयक की बात करें तो स्कूल या मीडिया की जब भी बात आएगी तो सेकेंडरी एजेंसी का ये पार्ट होंगे। प्राइमरी एजेंसी का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, परिवार होगा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। समाजीकरण की प्रमुख संस्था, प्राथमिक संस्था कौन सी है? तो पुस्तकालय, पुस्तकालय नहीं होगा, पुस्तकालय सेकेंडरी एजेंसी का हिस्सा होगा। स्कूल भी सेकेंडरी एजेंसी का हिस्सा होगा। और फोर्थ की बात करें सरकार, सरकार भी सेकेंडरी एजेंसी का हिस्सा होगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा परिवार, यानी कि फैमिली। थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो प्राइमरी एजेंसी का हिस्सा कौन सा हो जाएगा, परिवार आपका प्राइमरी एजेंसी का हिस्सा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट बन गया है ये, और बताइए इसका। एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट बन गया है ये, और इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं और सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं? इस बात को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और ये जो वर्ड है, इस वर्ड को थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। निगमनात्मक क्या है, निगमनात्मक, हाइपोथेटिकली। चलिए, किस चरण में बच्चा निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं वह सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं? देखिए, चार अवस्थाएं यहाँ पर दे रखी हैं। पहली अवस्था है जिसे हम बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदी गामक अवस्थाएं, या इंद्रिय गामक अवस्थाएं भी इनको कहा जा सकता है। दूसरी अवस्था जो है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कहते हैं। तो चार प्रकार की संस्थाएं, संवेदी, पूर्व और मूर्त और अमूर्त। चलिए, वर्ड का मतलब समझिए। देखिए, निगमनात्मक तर्क की बात करें, संवेदी चालक अवस्था की बात करें, तो ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे हम संवेदी चालक अवस्था कहते हैं। 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है, 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। थर्ड जो है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जैसे हम 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है उसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और इसके बाद 11 से 16 बोल सकते हैं, 11 से 17 भी दे रखा है, तो इसको हम बोलते हैं क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या बोलते हैं? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको बोलते हैं। तो ये इन अवस्थाओं की बात किसने की थी? तो इन अवस्थाओं की बात की थी जीन पियाजे साहब ने। किसने बात की थी? जीन पियाजे साहब ने बात की थी इन अवस्थाओं की। क्लियर है? तो यहां पर बात की गई है निगमनात्मक तर्क। हाइपोथेटिकली कब सोच पाता है बच्चा? हाइपोथेटिकली, हाइपोथेटिकली वर्ड समझ रहे हो? निगमनात्मक तर्क। देखिए, एक होता है आगमनात्मक तर्क, आगमनात्मक, और एक होता है निगमनात्मक। अगर आप भावों को भी समझ जाएं, इमोशंस को भी समझ जाएं, हम ऐसी चीजों के बारे में एग्जांपल्स दें जो हमारे सामने न हो, तो हम एक तरीके से अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की ओर पहुंच गए हैं। तो जो निगमनात्मक तर्क है, जो निगमनात्मक तर्क है वो किस अवस्था के अंतर्गत आ जाता है? वो आपका निगमनात्मक जो तर्क है वो आपका किस अवस्था के अंतर्गत आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत आ जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लगाइए भाई, राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज दैट। जीन पियाजे, देखिए जॉ पियाजे नहीं है, यहाँ पर जीन लिखते हैं वैसे, पर जॉ भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख आलोचना क्या है, ये आपको बताना है। इनने जो संज्ञानात्मक विकास की बात करें, देखिए जीन पियाजे की बात करें, जीन पियाजे इनका एक विकास का सिद्धांत है जिसका नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या है सरकार? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात की है तो वो जीन पियाजे ने की है। बात करते हैं कोहलबर्ग ने बात की है नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत की बात की है कोहलबर्ग ने। और अगर हम बात करें लेव बायगॉस्की, तो इन्होंने बात की है सामाजिक सांस्कृतिक, समाज के ऊपर की है, तो सामाजिक विकास की बात की है इन्होंने। तो इन तीनों का नाम आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास, कोहलबर्ग नैतिक विकास और लेव बायगॉस्की सामाजिक विकास का सिद्धांत। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख आलोचना क्या है? उन्होंने बच्चों को सक्रियकर्ताओं के रूप में नहीं देखा। ऐसा कैसे बोल सकते हैं भाई, ये तो बात गलत है। उन्होंने सक्रियकर्ताओं के रूप में देखा था, ये तो गलत बात है। उन्होंने अधिगम में भाषा की बहुत महत्वपूर्णता प्रस्तावित की, बात ठीक भी लग रही है, लेकिन जीन पियाजे ने भाषा की तो बात ही नहीं की। भाषा की बात किसने की? भाषा अर्जन की क्षमता की बात की थी नोम चॉम्स्की साहब ने। किसने बात की थी? नोम चॉम्स्की साहब ने बात की थी भाषा अर्जन की क्षमता के बारे में। तो इन्होंने भाषा के ऊपर तो कोई बात ही नहीं की। उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? चलिए इस ऑप्शन को देखिए। उन्होंने इनाम व सजा के प्रयोग को बहुत ज्यादा प्रमुखता दी। इनाम और सजा के बाद ये तो गलत है, सही हो जाएगा उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। समाज और संस्कृति की बात करें तो ये किसने रखा था? लेव बायगॉस्की साहब ने रखा था। समाज और संस्कृति के प्रभाव की जो बात होती है वो लेव बायगॉस्की ने की थी। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग, और संज्ञानात्मक विकास की बात आती तो जीन पियाजे। तो इन्होंने क्या है, समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा, ये इनकी महत्वपूर्ण आलोचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट करेंगे थोड़ा सा, ओके टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता? पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण नहीं निभाता? चलिए बात बताइए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान का मतलब क्या होता है? संज्ञानात्मक का मतलब होता है एक तरीके से सूचना इकट्ठा करना, सूचना इकट्ठा करना। क्लियर है? तो संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है? एक तरीके से सूचनाओं को इकट्ठा करना। तो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता गतिविधि, अन्वेषण, भाषा और जैविक परिपक्वता। तो मैंने अभी बताया था नोम चॉम्स्की ने बात की थी भाषा की, तो ये तो होगा ही नहीं। बाकी अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन की इन्होंने बात की थी, एक्टिविटी की बात की थी और जैविक परिपक्वता की बात इन्होंने की थी। देखिए एक फुल फॉर्म होती है, ये आप याद कर लीजिएगा, ABL। ये होती है एक्टिविटी और ये होता है बेस्ड, और L का मतलब होता है लर्निंग। ये काफी पूछा जाता है में। तो ABL की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ABL। तो जीन पियाजे ने किसकी बात नहीं की है संज्ञानात्मक विकास में? तो इन्होंने भाषा को महत्व नहीं दिया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ओके ओके ओके, यहाँ पर सॉरी, आंसर जो होगा वो होगा जैविक परिपक्वता। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दी थी, ये गलत हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा भाई, राइट कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा आप लोग। हाँ जी, चलिए तो क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास में व्यक्ति मानते हैं।
क्या होगा इसका राइट आंसर? लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिक पांचवें चरण सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास में व्यक्ति मानते हैं। तो ऑप्शंस हैं क्रिया, किसी क्रिया के भौतिक परिणाम ही उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार का लाभ मिलना चाहिए। लाभ की अपेक्षा कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो भाई आप लोग। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करना और उनका पालन करना आवश्यक है। जरूरी थोड़ी है। नैतिक निर्णय स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। जब भी इन कॉन्टेक्स्ट वर्ड आ जाए, जब भी इन कॉन्टेक्स्ट वर्ड आ जाए आपका जब भी आपका संदर्भ में वर्ड आ जाए, ये मान लीजिए आपका आंसर होने के 99% चांसेस बन जाते हैं। तो यहाँ पर नैतिक निर्णय स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, यह विचार के बच्चों के सीखने में सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए, किसने प्रस्तावित किया था? चलिए भाई बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। द आइडिया दैट चिल्ड्रन शुड बी गाइडेड एंड असिस्टेड इन देयर लर्निंग एज पर द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हैज बीन प्रपोज्ड बाई। चलिए भाई लगाइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है हॉवर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की। हॉवर्ड गार्डनर की बात करें तो मल्टी इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि के सिद्धांत की बात इन्होंने की थी। इसको मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूं, बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि के ऊपर बात की थी इन्होंने, और इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे? हॉवर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे। कोलबर्ग की बात करें तो इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इसके बाद बात करें संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और लेव वाइगोत्स्की ने बात करें तो समाज की बात की थी इन्होंने, और संस्कृति की बात की थी। संस्कृति, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जब क्वेश्चन में दिखता है तो आंसर इसका होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए, किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 लेव वाइगोत्स्की साहब हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें तो आप लोग नहीं बोल सकते कि ये नहीं होगा हमसे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना किसके उदाहरण हैं? चलिए बताइए क्या होगा। विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना किसके उदाहरण हैं? अनुकूलन, जिसे हम कंडीशनिंग बोलेंगे। विलंबित अनुसरण, जिसे हम डिलेड इमिटेशन बोलेंगे। रोट मेमोराइजेशन या पार्ट यानी कि स्कैफ होल्डिंग। देखिए वर्ड को समझिएगा, वर्ड को आपको समझना पड़ेगा। एक वर्ड है स्कैफ होल्डिंग। स्कैफ होल्डिंग, स्कैफ होल्डिंग का मतलब क्या है? स्कैफ होल्डिंग का मतलब क्या है, इसको समझिए। वर्ड इसको समझ लीजिए, बाकी तो मैं आपको समझा दूंगा। सॉरी। जब भी आप किसी चीज को सीख रहे हैं, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को, मान लीजिए कोई मैथ का क्वेश्चन है, आप उसे सीख रहे हैं। मान लीजिए कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ट्राइंगल के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। आप इस वाले कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, इस थ्योरम को ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बीच में दिक्कत आ रही है कहीं पे, तो आपका टीचर आपको चाहे तो हिंट दे रहा है, आप हिंट बोल सकते हैं। आपको इशारे देके बता रहा है, सोच विचार की बात कर रहा है, यानी कि आपको बीच में थोड़ी थोड़ी हेल्प मिल रही है। जो बीच में थोड़ी थोड़ी हेल्प मिलती है, इसी हेल्प को बोलते हैं स्कैफ होल्डिंग। क्या कहते हैं? स्कैफ होल्डिंग, जैसे हम हिंदी में पाड़ कहते हैं। तो यही क्वेश्चन था, विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना किसके उदाहरण है? तो ये आपके पाड़ यानी कि स्कैफ होल्डिंग के उदाहरण हो जाएंगे। दूसरा है
ऑप्शंस देख लेते हैं, बाकी ऑप्शंस क्या है। अनुकूलन, जिसे हम कंडीशनिंग बोलेंगे। बच्चों के सामने आप कंडीशन थोड़ी रखोगे भाई, छोटी छोटी चीजों के लिए आप बच्चों के सामने कंडीशन रखोगे तो फिर आप टीचर ही किस बात की। क्लियर है ना। विलंबित अनुसरण, डिलेड इमिटेशन, आप नकल करना सिखाओगे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। हम बच्चों को कभी नकल करना तो सिखा ही नहीं सकते। फिर तो हम, अगर हम नकल करना सिखा रहे हैं तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के हम विरुद्ध जा रहे हैं, नियम और कानून के विरुद्ध जा रहे हैं। तो हम कभी भी इमिटेशन भी नहीं कराते। रोट मेमोराइजेशन, रटकर स्मरण करना, यानी कि आप बच्चों को रट्टू तोता बनाने का प्रयास करेंगे। सरकार, रट्टू तोता तो बिल्कुल बनाएंगे ही नहीं, हम उनको क्या बनाएंगे, टीचर जो होता है, टीचर ये क्या बनेगा, एक सुविधादाता बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, सुविधादाता, ना कि उनको रटने की बात करे। क्लियर। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए इसका क्या आंसर होगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। एक प्रगतिशील कक्षा में, अब यहां पर ऑप्शंस दे रखे हैं आपके। बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाए। शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र होता है। पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है। सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं हैं। अब ये तो आंसर आपने लगा दिया होगा, लेकिन अगर हम बात करें प्रगतिशील कक्षा की, प्रगतिशील शिक्षा की बात करें तो ये किसने दी थी, प्रगतिशील प्रगतिशील शिक्षा की अगर हम बात करें तो इसके जन्मदाता भाई कौन थे, बताएगा कोई। तो प्रगतिशील शिक्षा के जन्मदाता थे जॉन डीवी। कौन थे, जॉन डीवी। इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा की बात, क्लियर है, किसकी बात की थी, प्रगतिशील शिक्षा की। अब ऑप्शंस को देख लेते हैं कौन सा सही होगा। सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं होंगी। सरकार, अगर परीक्षाओं से ही हो जाता तो फिर प्रैक्टिकल्स वगैरह क्यों कराते। फिर वातावरण, एटमॉस्फेयर से बच्चा क्यों नहीं, एटमॉस्फेयर से क्यों सीखता, फिर तो परीक्षा ही दे लेता, हर चीज की एक परीक्षा देता, जीवन को जीने की शैली की एक परीक्षा दे लेता सरकार, वही हो जाता। नहीं, हर चीज सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं नहीं होती। सीख बच्चा, अगर अगर मान लीजिए किसी की उम्र 65 वर्ष है, सीखता तो वो तब भी है, क्या उसकी परीक्षा होगी, नहीं होगी ना। कोई अगर 35 वर्ष का है तो क्या उसकी हर बार तुम परीक्षा ही लोगे, तो परीक्षा तो आप ले नहीं सकते। सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं नहीं हो सकती। क्लियर। पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है। जब भी एकमात्र वर्ड आ जाए सीटेट का दुश्मन है। किसका दुश्मन है, सीटेट का दुश्मन है। एकमात्र वर्ड जब भी आता है नेगेटिविटी शो करने का प्रयास करता है और आपके आंसर को 99% गलत करता है। तो पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है, तो फिर एटमॉस्फेयर, वातावरण से बच्चा सीखता ही क्यों, तो ये भी गलत हो जाएगा। बहुत सी चीजें तो अपने समाज से ही सीख लेता है बच्चा, घर परिवार से ही सीख लेता है, जो प्राइमरी एजेंसी है उससे ही सीखता है। बहुत सबसे बड़ी शिक्षक तो उसकी माँ होती है। तो फिर यहाँ पर पाठ्य पुस्तक सीखने का एकमात्र स्रोत है, ये बात तो गलत हो गई। क्लियर। शिक्षक सभी सीख सॉरी शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र है। सरकार, अगर शिक्षक ही सब कुछ सीखने सिखाने का केंद्र होता तो घर में पिताजी क्या करें, माताजी जो पहली शिक्षक हैं उनका क्या होगा, समाज के अंदर जो बैठकर वो उसकी जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बन रही है उसका क्या होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। बच्चे अर्थपूर्ण, जब भी वर्ण आ जाए, जब भी आपका ये वर्ड आ जाए अर्थपूर्ण, 99% आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर अर्थपूर्ण की बात करें या फिर दूसरा वर्ड अगर यूज करता है ये संदर्भ में, इन कॉन्टेक्स्ट, ये दो वर्ड जब भी दिखते हैं तो आपका आंसर सही जाता है। तो बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाते हैं। यहां पर उनको क्रिएटिविटी का मौका मिल रहा है, यहां पर उन्हें इनोवेशंस का मौका मिल रहा है, क्योंकि वो यहां अपनी क्षमताओं का कार्य कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं का आकलन कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं पर कार्य कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाइयों और बहनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, इसमें आपको फिल करना है। बाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं।
इसका एक्सपर्ट ही होगा जो स्वर को पहचान ले, लय को पहचान ले और ताल को पहचान ले। सा रे गा मा पा धा नि सा, मैं तो नहीं पहचान सकता, लेकिन हाँ इसका जो एक्सपर्ट होगा वो इन सभी वर्ड्स को एक बार में ही पहचान लेगा। तो कौन पहचान सकता है ये देख लेते हैं। तर्क गणितीय बुद्धि, जैसे हम लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। एक बात बताओ, मैथ्स के टीचर से बोलो बेटा, मैथ्स का टीचर से बोलो या मैथ्स के स्टूडेंट से बोलो तुम स्वर को पहचानो, क्या स्वर को नहीं पहचान सकता। चलिए, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, कोई हट्टे कट्टे से बोलो तुम स्वर और ताल को पहचानो, क्या पहचान पाएगा, कतई नहीं पहचान सकता। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। देखिए दो प्रकार की इंटेलिजेंस यहाँ पर हावर्ड गार्डनर ने जो इंटेलिजेंस के बारे में बताया था, 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। किसने? चलिए मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं इसको। हावर्ड गार्डनर, हावर्ड गार्डनर ने इंटेलिजेंस के बारे में बताया था, तो उन्होंने कितने प्रकार की बुद्धियों के बारे में बात की थी? 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बात की थी। उसमें से 2 इंटेलिजेंस बताई थी, एक थी इंटरपर्सनल और एक थी इंट्रापर्सनल। क्लियर? एक थी इंट्रापर्सनल। तो इंटर का मतलब क्या होता है और इंट्रा का मतलब क्या होता है? इंटर का मतलब क्या होता है और इंट्रा का मतलब क्या होता है? चलिए बताइए। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल का मतलब होता है स्वयं से, और इंटरपर्सनल का मतलब होता है 2 लोगों के बीच में जब भी बात होती है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा है संगीतमय बुद्धि। एक बात बताइए, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिस बच्चे के पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस है क्या वो स्वर को पहचान पाएगा? आप कहोगे बिल्कुल। लय और ताल, इन तीनों चीजों को ही पहचान सकता है क्योंकि उसके पास क्या है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। तो ये भी अगर किसी पार्ट का हिस्सा है तो हावर्ड गार्डनर के जो बहुबुद्धिवाद का सिद्धांत दिया था 8 प्रकार की, उसमें से एक बुद्धि की यहाँ पर विवेचना की गई है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लगाइए भाई, राइट आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा क्या है? लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा की संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं होती। अगर हम भाषा की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है संज्ञानात्मक विकास से कोई भूमिका नहीं होती। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास से भाषा की कोई भूमिका होगी या नहीं? बिल्कुल होगी। दोनों एक दूसरे के को रिलेटेड होंगे। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? को रिलेटेड होंगे। क्या होंगे? को रिलेटेड होंगे एक दूसरे के। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाषा का संज्ञानात्मक विकास से भूमिका ना हो। तो ये तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है, काफी अच्छा ऑप्शन लग रहा है। संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है सरकार। संज्ञानात्मक विकास में भाषा कभी भी बाधा नहीं डालेगी। संज्ञानात्मक विकास में पीछे रहती है, ना आगे रहती है, ना पीछे रहती है, ना बाधा डालती है। ये क्या करती है? बेहद महत्वपूर्ण है। क्या है? बेहद महत्वपूर्ण है, इज क्रिटिकल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा फास्ट करेंगे भाई। चलिए क्वेश्चन, ये तो भाई पढ़ा हो गया क्वेश्चन। चलिए यहीं से देख लेते हैं, इंग्लिश में करिएगा भैया आप लोग। असर्शन दे रखा है आपका पहला, जो कि कथन है, आप इसे स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मिडिल स्कूल टीचर्स टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू लुक एट द पोर्ट्रियल फॉर ऑफ जेंडर स्टेरियोटाइप इन द मीडिया क्रिटिकली। यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता की बात की गई है, तो इसका आंसर थोड़ा सा आपको ध्यान से देना है, हिंदी में भी पढ़ सकते हो। माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। बात तो बिल्कुल सही है। देखिए जेंडर रूढ़िवादिता, ये वाला क्वेश्चन हर पेपर में आता है, हर बार रिपीट होकर आता है, चाहे स्टेटमेंट के रूप में आए या सीधा सीधा पूछ लिए जाए। देखिए जेंडर वाइज आपको देखने को मिल जाता है, जेंडर वाइज, जेंडर वाइज आपको क्या है? देखने को मिल जाता है, बहुत जगह देखने को मिल जाएगा। ऐसा बोला जाता है कि लड़कियां तो बर्तन ही धोएंगी, घर को ही साफ करेंगी,
लड़कियां टीचिंग नहीं कर सकती, डॉक्टर नहीं बन सकती, ऐसा बोला जाता है ना। तो ये जेंडर वाइज है, ये लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती, लड़के ही बस इस काम को कर सकते हैं, तो ये जेंडर वाइज है, जेंडर पक्षपात बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है कि मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करे। अगर छात्रों को सक्षम करेंगे तो जेंडर वाइज उनके अंदर धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। ठीक, तो इसके लिए तर्क भी इन्होंने दे रखा है। तर्क क्या दे रखा है, रीजन है, मीडिया इज एन इम्पोर्टेंट सोशलाइजिंग एजेंसी। देखिए मीडिया का जो पार्ट है वो बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा हिस्सा है। मीडिया को इंडिया के अंदर तो चौथा स्तंभ माना गया है। ठीक, तो मीडिया क्या है, एक इम्पोर्टेंट सोशलाइजिंग एजेंसी है और ये अपनी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर ये ऐसा होता है, मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करते हैं, तो मीडिया सामाजिकरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए जो बात ऊपर कही है मीडिया के बारे में कि मीडिया को ऐसा करना चाहिए, मीडिया के बारे में तो बोला मीडिया को ऐसा करना चाहिए, फिर नीचे बोल दिया है मीडिया के बारे में कि जो मीडिया है वो सामाजिककरण का एक महत्वपूर्ण संस्था है। यानी कि जो असर्सन दे रखा था आपका, जो आपका असर्सन दे रखा था, स्टेटमेंट जो दे रखा था, उस स्टेटमेंट को ये रीजन क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है कि नहीं भाई, एक बात बताइए। बिल्कुल कर रहा है। तो सरकार स्टेटमेंट तो दोनों सही है, पहली बात तो ए और बी, ए और आर बोल सकते हो, तो बहुत स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। आपका असर्सन भी सही है, रीजन भी सही है, दोनों सही है। ये नीचे वाला ऊपर वाली बात को फॉलो कर रहा है कि नहीं, उसको बढ़ावा दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल दे रहा है। तो आर क्या कर रहा है, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसने ए की लाइन में बोल दिया कि ये जो मीडिया है वो समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण संस्था है, ये इसमें एक सहायक भूमिका निभा सकती है। तो ये वाली बात क्या है, इसको फॉलो कर रही है। तो ए और आर दोनों ट्रू है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। क्लियर है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, लगाइए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने आ चुका है, क्या होगा भाई बताइए। क्वेश्चन है, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चों के आकलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, आकलन के बारे में बताना है। तो आकलन से बच्चों की तैयारी को परखने में मदद मिलनी चाहिए। असेसमेंट शुड हेल्प इन असेसिंग रीडनेस लेवल। आकलन से बच्चों की तैयारी को परखने में मदद मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है, आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए। भाई आप भय चिंता पैदा करोगे बच्चों के अंतर्गत, और उसने पूछा है बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत पूछा है आपसे, कौन सा सही नहीं है। एक बात बताओ, आप आकलन कर रहे हो तो उनको डराने का प्रयास कर रहे हो एक तरीके से, ऐसा ही तो कर रहे हो। यहां पर अगर हम बात करें एनईपी 2020 की, अभी जो मोदी जी लेके आए, और एनईपी का मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो 2020 आई, 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, इसमें इन्होंने क्या किया, बोर्ड के जो पेपर होते थे, बोर्ड के जो पेपर होते थे उनको बांट दिया कि भाई इनको टर्म बेस्ड कर दो। ऐसा मत करो कि स्टूडेंट को साल में सिर्फ एक बार पेपर दे, साल में सिर्फ एक बार पेपर देता था बच्चा पहले, एक बार। अब अगर उसके पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आते थे तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता था, बहुत सारे सुसाइड वगैरह कर लेते थे। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी, एक क्रिटिकल प्रॉब्लम थी गवर्नमेंट के लिए भी। तो उन्होंने क्या किया कि बच्चों पर बोझ ना पड़े, शिक्षा शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के, ये नारा भी दिया था गवर्नमेंट ने, शिक्षा बिना बोझ के। तो उन्होंने बोर्ड सिस्टम को क्या कर दिया, बांट दिया, टर्म बेस्ड कर दिया। हर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद आपकी परीक्षाएं होंगी, कम से कम 2 बार तो आपकी परीक्षा साल में होगी होगी। बीए बीएससी वगैरह जो आपके ग्रेजुएशन के कोर्स हैं उनमें भी परीक्षा को बांट दिया कि 2 बार भाई आपकी परीक्षाएं होंगी। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जो उनके अंदर भय और चिंता थी, जो पहले भय और चिंता रहती थी वो अब उनके अंदर कम हो जाएगी। तो अभी कभी भी आप आकलन को भय और चिंता पैदा करने के लिए नहीं कर सकते। तो ये आपसे नॉट पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए।
अच्छी बात है। आप बहुत सारे साधन का यूज कर सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो आप यहाँ पर मैप को यूज कर सकते हैं। ठीक। मैथ्स पढ़ा रहे हो तो वहाँ पर ग्राफ वगैरह पेपर्स यूज कर सकते हो। जो आपके टूल्स होते हैं छोटे छोटे, उन टूल्स का यूज कर सकते हो। तो उनका यूज करके भी आप क्या कर सकते हो, मूल्यांकन कर सकते हो, उनका यूज कर सकते हो। तो मूल्यांकन में सहकर्मी और स्वमूल्यांकन शामिल होना चाहिए। स्वमूल्यांकन तो बिल्कुल कतई होना ही चाहिए, और सहकर्मी मूल्यांकन भी होना चाहिए। काफी अच्छे हैं ये। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि आपसे नॉट पूछा था, नॉट पूछा था, गलत था, इसी वजह से यही इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन कौन सा है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, 15 हम नेक्स्ट वीडियोज में कराएंगे। ठीक। आकलन सीखने से